Very good afternoon to all the dear students present in our class. So, today is 21st of December 21, and we are covering the unit number 2. Until now, we have covered the starting part of unit number 2, that is the average value, RMS value, form factor, peak factor, basic waveform, phasor diagram, numericals related to phasor diagram. This part we have covered in our class. So, next topic is the resistive circuit, inductive circuit, capacitive circuit, the combination of resistive, inductive, resistive, capacitive, and RLC circuit. Before moving to that part, there is one conceptual question जिसमें थोड़ा सा आपको आता भी होगा और थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा, उसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ अपने सोर्सेस की, जो हमने यूनिट 1 में जब हमने बात करी थी डीसी वोल्टेज सोर्स की। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पास एक डीसी बैटरी है, मेरी आवाज आ रही बेटा प्रॉपरली? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। हमारे पास एक डीसी बैटरी है, प्लस माइनस में लिख देता हूँ, मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है, और इसके साथ मैं सीरीज में एक बैटरी और लगा देता हूँ, प्लस माइनस 5 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। और मैं आपसे बोलता हूँ कि व्हाट विल बी द टोटल वोल्टेज। तो कंसीडरिंग द पोलैरिटी ऑफ द सोर्सेज 10 और 5, आप क्लियर बोल दोगे सर इन दो टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस अगर हमें टोटल वोल्टेज देखना है तो हम लिख सकते हैं द टोटल वोल्टेज अक्रॉस वी ए बी विल बी इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, पोलैरिटी दोनों की सेम डायरेक्शन में, ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और अगर आप इक्वेशन लिख के करना चाहते हैं तो भी आप इक्वेशन अगर लिखते हैं बी से स्टार्ट करके ए की ओर मूव करते हैं तो प्लस 5 प्लस 10 ऐसे करके आएगी इक्वेशन, तो सबको पता है कि ये 15 वोल्ट ही इसका आंसर आएगा। अब जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि अब हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्सेस को स्टार्ट किया और सिंगल फेज सप्लाई की बात करी। हमारे पास एक सिंगल फेज सोर्स है, इसके लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ V1 इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। मैंने एक ये वोल्टेज सोर्स लिया और दूसरा वोल्टेज सोर्स मैंने कंसीडर किया, देयर इज अनदर वोल्टेज सोर्स हैविंग द वोल्टेज इक्वेशन V2 is equal to 20, V2 is equal to 20 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन ली और इन दोनों सोर्सेस को ला करके मैंने इस पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया। और अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों सोर्सेस को अगर आप ध्यान में रखते हैं या इनके सीरीज कॉम्बिनेशन को आप देखते हैं तो फिर जो नेट वोल्टेज निकल करके आएगा टर्मिनल ए बी के अक्रॉस, वो नेट वोल्टेज क्या होगा, क्या होगी वोल्टेज की इक्वेशन अक्रॉस द टर्मिनल वी ए एंड बी। तो अब इस केस में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड नहीं ऐड कर सकते, 10 और 20 को ऐड करके आप 30 अगर बोल दो तो गलत है, आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फेजर डिफरेंस भी आ रहा है। अगर किसी को लगता है कि 10 और 20 को ऐड कर सकते हैं तो वो गलत है, और क्यों गलत है हम उसको बताएंगे। तो इस तरह के एसी सोर्सेस के लिए अगर हमें देखना है कि रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा तो उस केस में हमारा क्या तरीका होना चाहिए, उस केस में हमारा क्या प्रोसीजर होगा इनका रिजल्टेंट निकालने का, पहले क्लास में। तो अब यहाँ पर क्या है, हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम, हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम फॉर V1 वोल्टेज, वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर V2 वोल्ट। यस, कुछ कहना चाहता है कोई? यस सर, मेरे को ऊपर वाले में डाउट था सर। हाँ पूछिए, डाउट पूछिए। सर जैसे इसमें सीरीज में जुड़े हुए हैं सेम डाउट पोलैरिटी में पूछिए। तो सर वो आ गया। लेकिन सर अगर पैरेलल में जोड़ दें तो फिर कैसे करेंगे? पैरेलल में तो वोल्टेज जो होगा वो सेम पोटेंशियल का वोल्टेज होगा ना। नहीं मतलब सर जैसे दो बैटरी हैं 10 वोल्ट की 5 वोल्ट की, दोनों को सर पैरेलल में लगा दें तो फिर मतलब ठीक है, कोई अभी फाइनल आपका वोल्टेज क्वेश्चन, कैसे मालूम करेंगे? एक 10 वोल्ट की बैटरी है और एक 5 वोल्ट की बैटरी है, अब फाइनल वोल्टेज कैसे होगा? यस सर। टर्मिनल ए बी के क्रॉस, ए और बी के यस क्रॉस सर। नेट वोल्टेज क्या होगा? आपके हिसाब से कितना वोल्टेज होना चाहिए? सब बड़ा वाला कंसीडर करेंगे। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? इन केस ऑफ पैरेलल वोल्टेज सेम सेम होता रहता है ना सर? है, सेम रहता है। तो पहली चीज तो ये कि पैरेलल में जब भी हम सोर्सेस को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास सारे सोर्सेस के वोल्टेज सेम होने चाहिए।
जैसे हमने कहा कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है सबकी रेटिंग 230 वोल्ट है, इसीलिए वो 230 वोल्ट है क्योंकि हमारे जितने भी इक्विपमेंट है वो पैरेलल कनेक्टेड है इन ऑर्डर टू गेट द सेम वोल्टेज, और जितने भी हमारे पास सप्लाई सोर्सेज हैं, वोल्टेज सोर्सेज, वो भी हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम सबका वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पे पहली चीज कनेक्शन के टाइम हम ध्यान रखते हैं कि सारे के सारे सोर्सेस का वोल्टेज सेम होना चाहिए। अब ये 10 है तो 10 दूसरा भी होना चाहिए, अगर 5 है तो दूसरा भी 5 होना चाहिए। लेकिन यदि आप बोलते हो कि मान लीजिए कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने गलती से ऐसा कनेक्शन कर दिया, यहाँ पर हमने कुछ ऐसा कर दिया कि 10 को 5 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमको देखना है कि नेट वोल्टेज कितना होगा। तो ये आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन, चलिए मैं दे देता हूँ। कुछ लोगों ने बोला कि 10 होगा या फिर कोई बोलता है कि 5 होगा। अभी जितनी भी थ्योरम आपने पढ़ी है उसको आप लगा करके ये बताइएगा, कल के क्लास में डिस्कस करेंगे कि नेट वोल्टेज कितना होगा एबी के क्रॉस। मैं हिंट दे देता हूँ, इसमें क्या होगा, इसमें या तो 10 वोल्ट मिलेगा एबी के क्रॉस या 5 वोल्ट मिलेगा। और वो बैलेंस कैसे होगा? अब आप बोलोगे सर वो उनकी वोल्टेज तो पैरेलल में इक्वल होने चाहिए, तो देयर विल बी ए फ्लो ऑफ द सर्कुलेटिंग करंट इन दिस सर्किट, और वो सर्कुलेटिंग करंट जो होगी वो कुछ वोल्टेज के ड्रॉप को मेंटेन करेगी। हो सकता है कि 10 वोल्ट के बाद कुछ सर्कुलेटिंग करंट हो जो 5 वोल्ट का ड्रॉप क्रिएट करे, जिसकी वजह से आपको क्या मिले कि 10 माइनस 5 आपको 5 मिले, और वो 5 जो है उस 5 के सेकंड वाले सोर्स 5 के इक्वल हो जाए और आपको एबी के अक्रॉस 5 वोल्ट मिले। या फिर ऐसा हो सकता है कि 5 के अक्रॉस कोई 5 कुछ ऐसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बन करके आए कि 5 वोल्ट सोर्स के साथ किसी वोल्टेज को एडिशन कर दे, वो तो 5 प्लस 5 मिलकर के 10 हो जाए, जो इस पहले वाले 10 सोर्स के इक्वल हो जाए और एबी के अक्रॉस 10 मिले। तो मैंने आपको एक हिंट दिया कि सर्टेनली देयर विल बी ए सर्कुलेटिंग करंट इन द सर्किट, और ये सर्कुलेटिंग करंट रेजिस्टेंस के साथ मिल करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगी जिससे कि आपको दिखाई देगा कि इस वाले सर्किट जो कि पहला सोर्स है, दूसरा सर्किट सेकंड वाला जो सोर्स है, इन दोनों में आपको इक्वल वोल्टेज दिखाई देंगे और वही आपका रिजल्टेंट वोल्टेज होगा। तो पैरेलल केस मैंने क्यों नहीं लिया था, क्योंकि पैरेलल केस में ये एक्सेप्शनल केस है जो आपने पूछ दिया। ऐसा केस बाय मिस्टेक ही हो सकता है, अदरवाइज पैरेलल में हम वोल्टेजेस को सेम रखते हैं और रिजल्टेंट वोल्टेज भी हमको सेम ही मिलता है। तो इस क्वेश्चन को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, अपने कंसेप्ट पे आता हूँ, इसको आप देखिएगा कहीं से आपको मिले, अदरवाइज मैं कल इसको क्लैरिफाई करूंगा। तो आते हैं अपने एसी सोर्स पे। सर यस सर अभी आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात की थी, तो वो सोर्सेस ही आप बोल रहे थे इक्विपमेंट? नहीं, इक्विपमेंट नहीं, इक्विपमेंट मैंने नहीं बोला, और अगर मैंने बोला है तो वर्ड गलत है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं है, वो वोल्टेज और करंट सोर्स है। मैंने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बोला क्या? हाँ सर, उसमें वो बल्ब सोचने लग गया सर, उसमें अपन तो दो चीजें होती हैं इसमें, दो चीजें होती ना। देखिए यहाँ ये तो सोर्स वाला पार्ट हो गया, जो मैंने बल्ब बोला वो लोड का पार्ट है। चाहे वो सोर्स हो और चाहे वो लोड हो, सारा पैरेलल में ही कनेक्ट होता है, मैं वो बताना चाह रहा था। आपके पास जो लोड है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिनको आप नाम दे रहे हो, वो भी पैरेलल में कनेक्ट होंगे, और जितने भी सप्लाई सोर्सेज हैं वो भी पैरेलल में ही कनेक्ट होंगे, क्योंकि वोल्टेज को हमें थ्रू आउट द सर्किट कांस्टेंट ही मेंटेन करना है, जनरेशन से लेकर के यूटिलाइजेशन तक। तो हर जगह सारे लोड हो या सोर्स हो, दैट विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, हाँ। तो अब आते हैं एसी सोर्स पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जितना समझ में आया इसको आप देखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन पे आते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास एसी सोर्स आ गए। अब एसी सोर्स में हमारे पास दो सोर्स है, एक इक्वेशन V1 इक्वल टू 10 sin ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन V2 इक्वल टू 20 sin ओमेगा t प्लस 60 डिग्री। क्या हम 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 लिख सकते हैं? और अगर लिख सकते हैं तो किस तरह से वो सही है, और अगर नहीं लिख सकते हैं तो किस तरह से वो गलत है, हमको वो देखना है। तो पहला काम हमारे पास क्या है, वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम। हाउ वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम? फर्स्ट इक्वेशन 10 sin ओमेगा t प्लस 30, मैं ड्रॉ करता हूँ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम तो सभी को ड्रॉ करना आ गया है। सबसे पहले आपने यहाँ पे रेफरेंस लाइन लिया, ओरिजिन लिया, ओरिजिन से एक रेफरेंस लाइन को हमने लिया, V10 sin ओमेगा t प्लस 30, तो 30 डिग्री के एंगल को हमने ड्रॉ किया। एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री यहाँ पे हमने वोल्टेज ले लिया, इसकी वैल्यू हमने ले ली 10, मैक्सिमम वैल्यू 10 है तो हमने 10 ले लिया यहाँ पर, और इसकी वैल्यू को लिख दिया हमने 30 डिग्री। ठीक, उसके बाद कहता है दूसरा जो हमारे पास वोल्टेज है उसे कंसिडर करते हैं। सेकंड वोल्टेज इज 20 sin ओमेगा t प्लस 60, तो सेकंड वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं 60 डिग्री के एंगल पर, और वो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 60 डिग्री मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसका आ गया, ये कितना है
20 is the magnitude and the angle is 60 degree. फेजर डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ होगा, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? Any doubt to anyone? No doubt. No, sir. Okay. No, sir. नो Okay. सर। अब जब हम इसका रिजल्टेंट लेंगे तो रिजल्टेंट लेने का तरीका जैसे आप पहले अभी तक करते आ रहे हो, एक्स कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, और एक्स और वाई कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको रिजल्टेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो आपके पास जो 10 पहला वाला जो वोल्टेज V1 वोल्टेज जो 10 है, आप उसका एक एक्स कंपोनेंट ड्रॉ करोगे एक्स एक्सेस पे, और इसका एक वाई कंपोनेंट आप ड्रॉ करोगे वाई एक्सेस पे। इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वैल्यू होगी इसकी, तो आप इसकी वैल्यू पे यहाँ पे लिख सकते हो 10 ऑफ cos ऑफ 30 डिग्री और 10 sin 30 डिग्री। हाँ, यहाँ पे आप बोलोगे सर इसकी इक्वेशन हो जाएगी 10 cos ऑफ 30 डिग्री, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसको आप बोलोगे 10 sin ऑफ 30 डिग्री। किसी को डाउट है क्या इसमें? नो डाउट। उसके बाद 20 वाला जो हमारे पास है, इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। यहाँ पे आ जाएगा 20 एंगल 60 डिग्री, तो 20 cos ऑफ 60 डिग्री एक यहाँ मिलेगा, और इस तरह से एक यहाँ पर आपको मिलेगा 20 sin 60। दिस विल बी द 20 sin ऑफ 60 डिग्री। अब आपके पास दो कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट आपके पास एक्स कंपोनेंट जहां पे आपको दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, और वाई एक्सेस में भी आपको दो कंपोनेंट दिख रहे हैं। तो अगर हम रिजल्टेंट बात करें वाई कंपोनेंट की, तो रिजल्टेंट वाई विल बी द एडिशन ऑफ दीज टू, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। देन इट विल बिकम 10 sin ऑफ 30 डिग्री प्लस 20 sin ऑफ 60 डिग्री। और अगर मैं x कंपोनेंट की बात करूं, फाइनल x कंपोनेंट, देन इट विल बिकम 10 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस 20 cos ऑफ 60 डिग्री। सही लिखा है मैंने? कोई गलती तो नहीं कर दी? बेसिक कांसेप्ट आप लोग काफी स्ट्रांग होते हैं, मुझसे भी ज्यादा, हमसे भी ज्यादा। सही लिखा है बेटा मैंने ये? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो कितना आंसर आएगा x और y का, कोई बता सकता है? 10 sin 30 करेंगे तो 5 हो जाएगा आई थिंक। 5 plus 10 root 3. 10 root 5 3 plus plus 5. 5 plus 10 root 3 आएगा। 10 root 3. ओके, यहाँ पे कितना आएगा? 5 root 3 plus 10. 5 root 3 plus 5. 5 root 3 plus 10। 10. ओके, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करके बताया। अब इसके बाद क्या करना है आप सभी को पता है। अब आप बोलोगे इसका जो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला आता है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ y बाई x। ये कैसे आता है? ये इस तरह से आता है। अब आपके पास एक रिजल्टेंट x कंपोनेंट है, एक रिजल्टेंट आपके पास y कंपोनेंट है। x और y कंपोनेंट का जब आप रिजल्टेंट लोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर r आएगा, और उस r के लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस एंगल अगर आप थीटा की बात करोगे, देन थीटा विल बी द एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाई x। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको r निकालना है और थीटा निकालना है। क्या इन दोनों की हेल्प से आप r और थीटा निकाल सकते हो? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी के पास कैलकुलेटर अगर हो तो टेन अंडर रूट थ्री को मैंने सॉल्व किया तो रिजल्ट आता है 17.3 प्लस 5 करता हूं तो रिजल्ट आता है 22.3। ये है आपके पास 22.32, और यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 5 रूट 3 5 अंडर रूट 3, इट विल बिकम 8.6 प्लस मैं इसमें 10 ऐड करता हूँ तो इट विल बिकम 18, इट विल बिकम 18.66। हाँ, और अब मुझे रिजल्टेंट लेना है, तो मैं इसका आर की वैल्यू सॉल्व करी किसी ने? आज कितनी आती है? किसी का आंसर अगर आ रहा हो तो या फिर मैं करता हूँ। 22.32 रेज़ टू द पावर 2, दिस विल बी द आंसर, प्लस ब्रैकेट में 18.66 रेज़ टू द पावर 2, द आंसर विल बी दिस वन, आंसर रेज़ टू द पावर 0.5, इट विल बी द 29.09 मेरा आ रहा है। किसी ने वेरीफाई भी किया अभी। 29.09 वोल्टेज सब, तो मैं यूनिट इसकी वोल्ट ही देता हूँ। और tan इनवर्स ऑफ y बाई x कर लेते हैं, ये भी सिंपल है। अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है बेटा? बोलिए। 100
सर 1 डिग्री आ रहा है, ओके लेट मी चेक। नहीं सर 45 डिग्री है ना। तो 45 डिग्री बनेगा, लेकिन y by x 1 होगा। हाँ बाय बाय। 22 Theta equal to 45. थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। 18.66, तो आंसर आता है 50.10। दिस आंसर इज 50.10, ये हो गया। अब आपको अगर रिजल्टेंट वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है तो दैट इक्वेशन विल बी द, हमें जनरल इक्वेशन पता है, V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाई एंगल। यहाँ पे थीटा या फाई एंगल है, इसको मैं थीटा, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, इसी को मैं लिख देता हूँ, यही फाई भी होगा। तो इफ देन द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज विल बिकम, Vm value will be the 29.09 sine of omega t plus of 50.10। इस तरह से। अब इसमें जो क्वेश्चन गेट में जिस तरह से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो आया था, तो वो क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं कि आरएमएस वैल्यू दी है वोल्टेज की पहले और दूसरे की, और रिजल्टेंट की वैल्यू बतानी, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लेकर के आरएस वैल्यू को ऐड करके लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर सर्किट एसी है, आरएमएस वैल्यू दी है, इट मींस द सर्किट विल बी एसी, सो द रिजल्टेंट विल नॉट बी द डायरेक्ट एडिशन ऑफ द टू वोल्टेज, बट वी नीड टू सॉल्व दीज टू वैल्यूज। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है। तो इसमें किसी का कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर एक्स और वाई कंपोनेंट की यूनिट भी वोल्ट ही होगी ना सर? बिल्कुल, एक्स की यूनिट भी वोल्ट होगी, वाई में लिख देता हूँ यहाँ पर, इसकी यूनिट भी क्या है, वोल्ट है, इसकी यूनिट भी क्या है, दिस इज वोल्ट एंड दिस वन इज आल्सो वोल्ट। ओके, एनी अदर डाउट? कंसीडरिंग नो डाउट, तो एक क्वेश्चन मैं लिख के छोड़ देता हूँ आप लोग के लिए। मान लीजिए कि V1 वोल्टेज में बोलता हूँ, V1 इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। एक वोल्टेज में V2 लिखता हूँ, V2 इज इक्वल टू 20 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। और एक वोल्टेज लिखते हैं V3 इज इक्वल टू 15 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री। ये आपके पास आ गया। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ resultant voltage equation considering these three voltage sources are connected in series। तो आई थिंक आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज कोई डाउट होगा तो हम क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो देयर आर थ्री सोर्सेज, V1 V2 V3। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम, देन वी विल टेक द x axis y axis एंड द रिजल्टेंट विल बी बाय द फॉलोइंग द सेम फार्मूला। किसी को डाउट इसमें है तो पूछ सकते हैं अभी आप लोग। No doubts? Say the question again. Sorry? Can you please show the question again? Okay, this is the question. Okay, sir. Okay. Now come to the next part, purely resistive circuit. ये आप लोगों ने जरूर 12th में पढ़ा होगा, लेकिन उसको हम रिवीजन के पार्ट पर अभी करते हैं, क्योंकि आगे का जो हमारा पार्ट है वो इसी पर डिपेंड करेगा। तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट मैं जल्दी जल्दी करता जाऊंगा, और कहीं भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन भी मैं करूंगा जो आपको बताने होंगे। तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट की अगर मैं बात करूं, इट मींस वी आर कंसीडरिंग द एलिमेंट which is having the resistance and there is no capacitance and no inductance in the circuit, and it is connected with the voltage source, AC voltage source। तो हम सर्किट अगर मैं ड्रॉ करूं, इसका सर्किट कुछ इस तरह से आएगा। एक मैंने AC वोल्टेज सोर्स लिया और इसको मैंने प्योर रजिस्टर R के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक करंट का फ्लो होगा, I करंट विल फ्लो। अगर मैं वोल्टेज इक्वेशन लिखूं तो वोल्टेज इक्वेशन होगी V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस विल बी द वोल्टेज इक्वेशन। मैंने रेफरेंस एंगल 0 लिया है, this may be the Vm sin omega t plus minus some angle, लेकिन मैंने रेफरेंस में ओमेगा टी लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये प्योरली रजिस्टिव सर्किट है। इस केस में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IZ। तो अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखूं, देन द इक्वेशन ऑफ करंट विल बिकम I इज इक्वल टू V बाई Z। V बाई Z मतलब V बाई R होगा, क्योंकि प्योरली रजिस्टिव है तो Z इज इक्वल टू R होगा, V बाई R।
then it will become 1 upon R, and the equation of voltage we have considered here as Vm sine of omega t. So Vm is a constant value. We can write it as Vm divided by R sine of omega t. This will be the current. Vm by R. If we consider this term as maximum value of current, then the equation will become I is equal to Im sine of omega t. This will be the equation. So if we are considering the voltage equation as V is equal to Vm sine omega t, then the equation of current is I is equal to Im sine of omega t. Now, after considering these two equations, can anybody tell me that what will be the power factor angle in this case? So 0 degree होगा और 0 degree, sir. ओके तो power अगर मैं पावर फैक्टर एंगल की बात करूं, तो पावर फैक्टर एंगल मींस सबसे सिंपल है कि हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हैं इसको. तो इन द केस ऑफ द पावर फैक्टर एंगल देख करके इक्वेशन आप बता दे रहे हो, लेकिन मैं फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर दे रहा हूं जिससे कि आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा. Voltage is Vm sin omega t, current is also Im sin omega t, both are at the 0 degree angle. So in this case, the angle between the voltage and current is 0 degree. So the power factor angle will be the 0 degree. Now the second thing is what will be the power factor? What will be the value of power factor? So power factor is nothing but the cos of 0 degree. It will be the 1. अगर इसको R by Z से solve करेंगे तो भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी. और it means करंट वोल्टेज से ना तो लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है. इट विल बी नाइदर लीडिंग नॉर लैगिंग कंडीशन लाइक दिस. इसके बाद अब बात आती है पावर की इक्वेशन की. हमने पावर फैक्टर को डिस्कस कर लिया और पावर फैक्टर एंगल को डिस्कस कर लिया. अब बात आती है पावर की. तो पावर के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर. द हेडिंग विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर PINST, इसको मैं नाम देता हूँ. PINST इज द इंस्टेंटेनियस पावर. और ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन है और करंट की इक्वेशन है. वी आर हैविंग द वोल्टेज इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज and the current equation is the equation of instantaneous current. Why the instantaneous? At a particular angle we can calculate the value of the voltage and current. At a particular instant we can calculate the value of the voltage and current by considering this equation. So this is known as the instantaneous equation of voltage and current. अब पावर अगर निकालना है तो सब हमारे पास पावर का फॉर्मूला है P is equal to V into I, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला. तो हमने लिखा कि हम यहाँ वोल्टेज और करंट को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे V मल्टीप्लाइड बाई I. तो हम यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू को. V की वैल्यू है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी और करंट की वैल्यू क्या है Im साइन ऑफ ओमेगा टी. इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Vm इंटू Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी. साइन स्क्वायर ओमेगा टी को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है सर? 1 minus cos 2 omega t by 2. लिख देता हूँ Vm इंटू Im 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी. कुछ और डिवाइड बाई भी आएगा या ठीक है इतना? 2 सर, डिवाइड बाई डिवाइड बाय 2. ठीक है. तो अब मैं इसको ऐसे सर डिवाइड बाय 2. ओके थैंक यू. तब यहाँ से रिजल्ट आएगा. इसको लिख सकते हैं Vm इंटू Im डिवाइड बाई 2 माइनस Vm into Im डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी. ये वैल्यू आ गई PINST इंस्टेंटेनियस पावर. कहता है कि हमें इंस्टेंटेनियस पावर नहीं चाहिए, हमको एवरेज पावर चाहिए. तो कहता है ठीक है, अगर आप एवरेज पावर की बात करते हैं तो एवरेज पावर विल बी द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर PINST. हमने अगर एवरेज वोल्टेज की बात करी थी, एवरेज करंट की बात करी थी, तो हम इस वोल्टेज की इक्वेशन से हम एवरेज निकालते थे फुल साइकिल के लिए या पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए. इस इक्वेशन से हम निकालते थे एवरेज करंट की वैल्यू कंसीडरिंग द साइकिल. तो अगर आप पावर की बात कर रहे हो तो इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है. अब आप इससे जो भी कहोगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आप इसमें एवरेज पावर की बात कर रहे हो तो हम यहाँ पे एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस. तो इसको मैं लिख देता हूँ एवरेज पावर. यहाँ दिस विल बी द P एवरेज विल बी, यहाँ पे मैंने एवरेज लिखा, एवरेज ऑफ
अब यहाँ पे इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है, Vm/2, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एवरेज ऑफ Vm इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 माइनस Vm/2 cos 2 ओमेगा टी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर Vm इंटू आई एम बाई 2 cos ऑफ 2 ओमेगा टी। अब अगर मुझे इसकी एवरेज वैल्यू लेनी है तो ये आ जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट Vm इंटू आई एम बाई 2 माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ सेकेंड पार्ट विच इज Vm इंटू आई एम बाई 2 cos ऑफ 2 ओमेगा टी। इस वाले पार्ट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट पार्ट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, क्या कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस पार्ट? Vm इंटू आई एम बाई 2, जितना भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, जो कुछ भी है, उसको ध्यान में रखते हुए व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ Vm आई एम बाई 2? सर यही होगी सर। यही होगी। क्यों यही होगी? आंसर सही है, जस्ट जस्टिफिकेशन चाहिए। कांस्टेंट है क्योंकि Vm कांस्टेंट, आई एम कांस्टेंट। बिल्कुल। तो अगर आप इक्वेशन को देखें तो Vm एंड Im आर द कांस्टेंट वैल्यूज हियर। Vm की वैल्यू हमेशा एक फिक्स वैल्यू होती है, 10 sin ओमेगा टी, 20 sin ओमेगा टी, और Im की भी एक फिक्स वैल्यू होती है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर आप एवरेज लोगे तो वही वैल्यू होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ 50, तो आप बोलो सर 50, क्योंकि वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका एवरेज वैल्यू होगा Vm Im by 2। नाउ व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस टर्म Vm Im by 2 cos of 2 ओमेगा टी? इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी सर। जीरो होगी। गुड, आंसर इज करेक्ट। व्हाई जीरो? सर कॉस की एवरेज वैल्यू वो फुल साइकिल में कॉस की एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी। फुल साइकिल में कॉस की एवरेज वैल्यू जीरो होती है। इस कंसेप्ट को हमने पहले देख लिया था। कॉस को, अगर आप, जिन लोगों को थोड़ा डाउट है कॉस में, तो वो कॉस को साइन वेव में कन्वर्ट कर लें, शिफ्टेड साइन वेव में, तो भी उसकी एवरेज वैल्यू जीरो ही आएगी। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, नेट एरिया विल बिकम जीरो, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एवरेज वैल्यू ऑफ Vm Im by 2 cos 2 ओमेगा टी विल बी जीरो। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इसमें करेक्शन किए हैं। करेक्शन क्या, थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करिए। कहते हैं इसको हम लिखेंगे Vm अपॉन अंडर रूट 2 और इसको हम लिखेंगे Im अपॉन अंडर रूट 2। कहते लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। Vm अपॉन अंडर रूट 2 को आप लिखोगे VRMS और इसको लिखोगे IRMS। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS, और इसकी यूनिट होगी वॉट यूनिट। अभी हम सिंपल वॉट पावर की बात कर रहे हैं, कोई रिएक्टिव नहीं, कोई एपरेंट पावर नहीं। ये होगी VRMS IRMS इसकी इक्वेशन। अब गेट में क्वेश्चन आया था जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो उसमें क्वेश्चन क्या दिया, इक्वेशन लिखी और बोला कि द एवरेज वैल्यू वोल्टेज की ये है, आरएमएस वैल्यू ये है, एवरेज वैल्यू ये है वोल्टेज की और करंट की, कैलकुलेट द एवरेज पावर। अब एग्जाम के टाइम क्या होता है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, तो हमें लगता है कि एवरेज पावर अगर पूछ रहा है तो वोल्टेज की भी एवरेज वैल्यू लेंगे, करंट की भी एवरेज वैल्यू लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व किया और आंसर आ गया। अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पेपर में देता हूँ या अभी देता हूँ आपको क्विज में, तो उसमें डेफिनेटली ऐसा कंफ्यूजन दिया जाएगा। तो आपको एवरेज वैल्यू भी दे दी, आरएमएस वैल्यू भी दे दी, और कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज पावर। तो आपको ध्यान रखना है कि पावर एवरेज कैलकुलेट होगी, लेकिन उसके फॉर्मूले में वोल्टेज और जो करंट की वैल्यूज है वो आरएमएस है, क्योंकि मैथमेटिक्स को अप्लाई करने के बाद वो रिजल्ट इस तरह से आए और वो वैल्यू आरएमएस वैल्यू में जाकर के फिट होगी। तो पी एवरेज इज नॉट इक्वल टू वी एवरेज इंटू आई एवरेज, बट द पी एवरेज इज इक्वल टू वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अदरवाइज बाकी चीजें तो आपको पहले से अच्छे से आती थी। एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा और जिससे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग उसका आंसर दे पाए। अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि चलिए मैं सर्किट ड्रॉ करता हूं जिससे आप लोग की अंडरस्टैंडिंग हो। ये आपके पास सर्किट है और यहाँ पर मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, ये रेजिस्टेंस है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, यहाँ पर एक करंट है, यहाँ पे वोल्टेज है। वोल्टेज की इक्वेशन को मैं लिख दिया Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ करंट? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ करंट? कोई बता सकता है इसको? द वोल्टेज इक्वेशन इज गिवन एज Vm साइन ओमेगा टी प्लस 30। व्हाट Sir, I is equals to Im sin omega t plus 30. I is equal to Im sin of omega t plus 30। ये जो इन्होंने आंसर बताया है क्या है, सही है?
या किसी को इसमें कोई करेक्शन करना है, कुछ डाउट है इसमें? सर आई एम इक्वल टू वी एम बाई आर होगा बस, है तो सही सर। एक्चुअली अभी तो आप इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हो, जस्ट मैंने बताया है तो आपको समझ में आ गया चीज। ये चीज दिक्कत कहाँ पे करती है, जब आप इसको पढ़ोगे ना नोट्स में, पेपर के पहले आप पढ़ोगे या वाइवा के पहले पढ़ोगे, तो आप लिखोगे v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट की इक्वेशन क्या होती है, तो आपके दिमाग में ये नोट्स आएंगे आई एम साइन ओमेगा टी। फिर पूछूंगा कि अगर मैं किसी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ जो कि रेफरेंस से 30 डिग्री लैग है, या जिसकी इक्वेशन Vm इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री है, करंट की इक्वेशन क्या होगी? तो ज्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में ये इक्वेशन आती है कि इन द केस ऑफ ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द करंट इक्वेशन इज Im sin ओमेगा टी। लेकिन ये करंट की इक्वेशन डिपेंड कर रही है इस वोल्टेज इक्वेशन पे। वोल्टेज को क्योंकि हमने रेफरेंस में 0 डिग्री लिया था, इसलिए यहाँ पर ये ओमेगा टी रेफरेंस में आ रहा था। अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज को 30 डिग्री 40 डिग्री या कोई फाई एंगल लेके चलता लीडिंग या लैगिंग में, तो करंट की इक्वेशन भी सेम आती। बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट को सेम एंगल में होना है, सेम फेजर सेम एक्सेस में जाकर के लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँ तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि इन द केस ऑफ ए रेजिस्टिव प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इफ द वोल्टेज इक्वेशन इज एट 30 डिग्री, अगर यहाँ पर वोल्टेज है तो करंट भी कहीं पर ही होगा इसके साथ सेम फेज में। इंपॉर्टेंट थिंग इज द फेजर डायग्राम। और अब अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ करंट की, तो वो इक्वेशन भी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री ही आएगी। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा पेपर में, और खास करके सर यस सर अभी आपने वो एवरेज का बताया था सर। हाँ तो उसमें आया था वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 कॉस 2 ओमेगा टी। हाँ तो उसकी हमने एवरेज वैल्यू 0 ली थी। तो सर वो 0 से 2 पाई के लिए फुल साइकिल के लिए हाँ देखिए, अगर हम एक एक्चुअल वेवफॉर्म की बात करें, वो वेवफॉर्म जो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में 0 ही होती है। और जब हमने एवरेज वैल्यू पढ़ी थी तो हमने कहा था कि हमें एवरेज वैल्यू क्योंकि 0 होती है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होगी या निगेटिव साइकिल के लिए क्या होगी, तो हमने उसको डिफाइन किया। एवरेज वैल्यू फॉर द पॉजिटिव साइकिल, एवरेज वैल्यू फॉर 0 टू पाई, या एवरेज वैल्यू फॉर पाई टू 2 पाई। तो वहां पर उसकी एवरेज वैल्यू को हाफ साइकिल के लिए भी कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें ये भी पता रहे कि ठीक है, अगर हम वेवफॉर्म को या फिर अपने वोल्टेज सोर्स को उसकी हाफ साइकिल पे जाकर के स्टॉप कर दे, तो उसके पास कितना एवरेज पावर होगा, कितना एवरेज वोल्टेज होगा, कितना एवरेज करंट उसके पास होगा। कंप्लीट साइकिल में तो 0 होगा, ठीक है। तो वहां पर हमने कंप्लीट साइकिल ही लिया। हाँ, वहां पर हमने कंप्लीट एनालिसिस करी थी कि देयर मे बी द फुल साइकिल, देयर मे बी द हाफ साइकिल। तो वहां पर हमने मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर समझने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर जो वेवफॉर्म है, तो ये वेवफॉर्म है कंटिन्यूअस वेवफॉर्म है। तो ये वेवफॉर्म आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ, जब तक आप स्विच को ऑन करोगे और जब तक ये सोर्स सप्लाई देता रहेगा। आपने सुबह 8 बजे अगर आपने सप्लाई को ऑन कर दिया, फैन का स्विच को ऑन कर दिया, तो जब तक, अभी तो खैर ठंडा गई, तो अब लाइट के स्विच को ऑन कर, जब तक वो ऑन रहे तब तक वो सप्लाई देता रहेगा। तो नंबर ऑफ साइकिल कितनी ज्यादा हो जाएंगी? तो कंटिन्यू आप कह सकते हैं कि 1 या 2 साइकिल हाफ पे या पे खत्म होगी अगर जाके उसको अगर एलिमिनेट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअसली ये नंबर ऑफ साइकिल्स पॉजिटिव नेगेटिव को मेंटेन करेगा, और नेट एवरेज वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो रियल सिस्टम को कंसीडर करते हुए हम अगर कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी, और आनी भी चाहिए, क्योंकि रियल में तो उसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू 0 ही है। यहाँ पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव वाला फंडा नहीं है। एक्चुअली डिफरेंस तब आता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपने मतलब इंटेंशनली आपने उसकी साइकिल को हाफ पे रोक दिया आपने, क्योंकि बहुत सारे एडवांस सर्किट्स हैं जो मिली सेकेंड्स पे भी वर्क करते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि इसकी हाफ साइकिल के लिए आप सर्किट का बिहेवियर देखना चाहते हो, या आपने कोई स्टोरिंग एलिमेंट बनाया है इंडक्टर रजिस्टर करके, कैपेसिटर करके, या कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट है एडवांस लेवल पे, कोई रिसर्च आप कर रहे हो, तो उस केस में तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है, नेगेटिव में क्या है, दोनों को मिला दें तो क्या है, 3 साइकिल लेंगे तो क्या, वो सब पता होना चाहिए। लेकिन अगर प्रैक्टिकल वर्ड की बात करें जो हम यूज कर रहे हैं अभी मोस्ट ऑफ द केसेस, तो वहां पर तो हमारी एवरेज वैल्यू जो निकल करके आएगी वो 0 ही आएगी। तो हमने उस वैल्यू को लिया और यहाँ पर उसकी वैल्यू को 0 पुट किया। आई थिंक हम समझ में आ गया होगा आपको। यस। तो ये हो गया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट को लेते हैं और उसके लिए सॉल्व करते हैं। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट,
प्योरली इंडक्टिव सर्किट, मैंने फिर से वही सेम वोल्टेज सोर्स जो पहले लिया था वही सेम वोल्टेज सोर्स लिया। वोल्टेज सोर्स की इक्वेशन पहले Vm sin ओमेगा टी, तो फिर से वही सोर्स है तो फिर से उसकी इक्वेशन Vm sin ओमेगा टी रहेगी। अब की बार हमने कहा कि ये सोर्स आई करंट प्रोवाइड करेगा, तो हमने कहा ठीक है ये आई करंट आ गई। और अब इसको हमने कनेक्ट किसके साथ कर दिया, एक इंडक्टर के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज द इंडक्टर L, हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, जो उसको हमने यहाँ पर E का नाम दे दिया, दिस विल बी द EMF E, कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टर हम कभी भी V इज इक्वल टू I इंटू L, ऐसा कोई फॉर्मूला इजाद नहीं हुआ है, ऐसा किसी भी फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं करेंगे। इंडक्टर के केस में जो फॉर्मूला होता है वो आप सबको पता है, आप पढ़ के आ रहे हैं, V इज इक्वल टू L di बाई dt, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। इंडक्टर की प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हुए V इज इक्वल टू L di बाई dt। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ करंट के लिए, तो इसको अगर मैं करंट के लिए इक्वेशन लिखूं तो करंट इक्वेशन विल बिकम I इज इक्वल टू 1 अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ V dt, कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। करंट में क्यों लिखी हमने इक्वेशन, क्योंकि वोल्टेज तो दिया गया है, हमें करंट की इक्वेशन पहुंचना है कि अगर इस तरह के वोल्टेज को हम प्रोवाइड करेंगे तो करंट का नेचर कैसा होगा। कहता ठीक है, आपने करंट की इक्वेशन को लिख लिया, I इज इक्वल टू 1 अपॉन L, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ V dt, इंटीग्रेशन ऑफ V में हमने इसकी इक्वेशन पुट कर दी, V हो गया Vm साइन ऑफ ओमेगा टी dt, ये आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाई L, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी विल बिकम माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और क्योंकि इंटीग्रेशन है तो और dt के साथ कर रहे हैं तो डिवाइड बाई ओमेगा हो जाएगा। बिल्कुल पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो ये हो जाएगा Vm डिवाइडेड बाई ओमेगा L, और cos ओमेगा टी को जब मैं साइन के फॉर्म में लिखूंगा देन इट विल बिकम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 या माइनस 90 डिग्री, कुछ इस तरह से। और इस ओमेगा एल को एक नाम दे दिया जाता है XL। इफ वी कंसीडरिंग इफ XL इज इक्वल टू ओमेगा L, then it will become I is equal to Vm divided by XL and sine of omega t minus pi by 2. This will be the value of the current. I is equal to और इसको Vm by XL को हम Im का नाम अगर दे दें, then it will become I is equal to Im sine of omega t minus pi by 2. अब यहाँ से ये इक्वेशन तो सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स था, मेन कंसेप्ट यहाँ पर था जो आपको पता था, मैथमेटिक्स था, इसको एडजस्ट किया क्योंकि साइन में ही सारी इक्वेशन होनी चाहिए, तो वोल्टेज साइन इक्वेशन, करंट भी साइन इक्वेशन। अब यहाँ से आता है अपना फेजर डायग्राम वाला कंसेप्ट। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ फेजर डायग्राम, देन व्हाट विल बी द फेजर डायग्राम, वी आर टेकिंग द रेफरेंस लाइन एंड इन द सेम रेफरेंस लाइन वी आर हैविंग द वोल्टेज V and current is lagging by an angle of 90 degree. So here we are having the current I and this is the angle 90 degree angle here. ठीक है, तो अब इस अगर फेजर ड्रॉ कर लिया तो आपसे कोई बोलेगा कि फेज एंगल कितना होगा, तो या पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, फेज एंगल की बात करूं या फिर मैं बोलता हूं पावर फैक्टर एंगल, तो आप देख के बता दोगे दिस विल बी द 90 डिग्री। अगर मैं बात करता हूं व्हाट विल बी द पावर फैक्टर, तो आप लिखोगे cos ऑफ phi 0, cos ऑफ 90 डिग्री, इट विल बी द 0। लीडिंग या लैगिंग? लैगिंग, क्योंकि मैंने बताया था कि पावर फैक्टर हमेशा करंट डिसाइड करता है। वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर करंट लैग कर रहा है तो पावर फैक्टर लैगिंग, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट अगर लीड कर रहा है तो पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा। इसके बाद आते हैं पावर की बात। तो अब वही कंसेप्ट जो हमने पहले देखा था, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हमने कहा था V और I को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी कर देंगे। अब की बार V और I की जो इक्वेशन है, वोल्टेज इक्वेशन फिर से वही Vm sin ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन Im sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो लिख देते हैं। तो वोल्टेज इक्वेशन इज Vm sin ऑफ ओमेगा टी एंड द I इक्वेशन इज Im sin ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये होगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम कुछ इस तरह से कि Vm Im को एक साथ ले लिया, Vm Im ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ऑफ
ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2 साइन ए इंटू साइन बी का एक फॉर्मूला होता है। मुझे तो याद नहीं है, आप लोग को याद होगा, कोई बता सकता है साइन क्या? 2 थीटा। साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा। ओके, वेरी गुड। तो इसको ले लेते हैं साइन ऑफ 2 थीटा। थीटा क्या लेंगे यहाँ पर? ओमेगा टी। ओमेगा टी। ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब इस वाले कंसेप्ट को अगर हम देखें तो थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था उसको ध्यान रखते हुए साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं एवरेज, तो इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन थी, एवरेज वैल्यू इसकी 0 होगी। मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सर sin to omega t कैसा है सर? ये तो फॉर्मूला है बेटा, साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 2 sin a cos b का सर 2 sin a minus cos a। sin omega t cos omega t लेयर भी सेम होना चाहिए फिर। तो जो भी फॉर्मूला है अप्लाई कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। मैं आप इसको लोगों करने को बताता हूँ। तो करने सर इसका cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। सर माइनस आएगा। तो माइनस साइन भी आएगा। माइनस भी आएगा यहाँ सर पे? माइनस आएगा सर। अच्छा, साइन अभी ऑफ ठीक है, माइनस 90 डिग्री। अब ठीक है। यस सर Yes, माइनस। ओके, Yes, sir. ओके, Yes. मतलब गणित है आप लोग स्ट्रॉन्ग है। तो पी एवरेज की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ पी आई एन एस टी। तो जब पी एवरेज वैल्यू लेंगे इसकी तो आप बोलोगे एवरेज वैल्यू ऑफ पी आई एन एस टी। इस वैल्यू को यहाँ से उठा करके पुट कर देंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा वी एम इंटू आई एम बाई 2 माइनस साइन लगा दिया साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0, तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकल करके आएगी 0। तो एक प्योर इंडक्टर के केस में जो एवरेज पावर निकल करके आता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे पावर का स्टोरेज नहीं होता है जितना पॉजिटिव साइकिल में उतना ही नेगेटिव साइकिल में, और नेट पावर स्टोरेज इज 0। Now come to the next part, which is the purely capacitive circuit. Purely capacitive circuit. In this case, what will happen? Again, we are taking the same voltage source V, having the equation Vm sine of omega t, and there will be current flowing from our circuit, and now this current is flowing across this capacitor C, and the voltage across this capacitor we can consider here as Vc. This will be the equation, and this is C value. Now in the case of capacitor, जिस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, बेसिकली वी नो फ्यू बेसिक इक्वेशन। Q is equal to CV, हम सबको पता है, और I is equal to dQ by dt, ये इक्वेशन हम सबको पता है। और अगर मैं यहाँ पुट करूँ I की वैल्यू, I is equal to d dt of Q, और Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हमने? Q is equal to CV, तो it will be the CV. I is equal to d CV by dt इक्वेशन। तो ये जाएगा I is equal to C dV by dt. This will be the equation C. d dt of V, V की वैल्यू फिर से वही Vm sin of omega t। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा इसका, यहाँ पे C है मल्टीप्लाइड बाई Vm d dt of sin omega t, क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू cos ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा cos ओमेगा टी, वेरी गुड। इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे Vm डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि हमें Vm बाई समथिंग चाहिए। Vm बाई Z को ही हम करंट का नाम देते हैं, तो इसको हम एडजस्ट कुछ इस तरह से करते हैं कि Vm डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी, और सॉल्व करके उसकी वैल्यू आएगी Vm इंटू सी इंटू ओमेगा। और cos ओमेगा टी की वैल्यू को क्योंकि हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, इस तरह से। तो 1 upon omega c, if we consider that the 1 upon omega c is the xc value, then it will become, in that case it will become Vm divided by xc sin of omega t plus 90 degree। और करंट की इक्वेशन जो बनेगी, then now the current equation will be I is equal to Im sin of omega t plus 90 degree, 90 डिग्री या पाई बाई 2, जो भी आप लिखना चाहें। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? नो नो सर। सर। वोल्टेज
current is leading by angle of 90 degree, power factor cos phi is equal to cos of 0. क्या लीड करेगा या लैग करेगा? लीड करे। सर लीडिंग होगा। लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट थे। इसमें पावर भी निकालना होगा, PINST। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सॉल्व कर लोगे। फिर सर cos 90 होगा ना सर? हाँ, तो cos 0 आ 90। जाएगी। हाँ सर, वो 0 आंसर आएगा। cos 90 यस सर। यस, मैं भी लग रहा था कि तो गलत लिख रहा हूँ मैं। cos 90 0। तो एवरेज वैल्यू यहाँ पर भी सॉल्व करिएगा तो एवरेज वैल्यू 0 ही आएगी यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? रिवीजन का एक पार्ट था, जस्ट लाइक रिवीजन। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, इफ द वोल्टेज ऑफ V is equal to 10 sin omega t minus 10 degree is applied to a pure inductor, then what will be the equation of current? Consider I is equal to R. Consider L is equal to 10 मिली हेनरी। और थोड़ा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3140। दिस इज 314T माइनस 10 डिग्री। माइनस 10 ये है। कंसीडर एल वैल्यू इज 10 मिली हेनरी। इसका आंसर आपको बताना है। इफ द वोल्टेज ऑफ 10 V is equal to 10 sin 314T minus 10 degree is applied to a pure inductor, then what will be the equation of the current? Consider the L value is 10 मिली हेनरी। इसको सॉल्व करिए। कोई डेटा अगर मिसिंग है तो आप अज्यूम कर सकते हैं या पूछ लीजिएगा मुझसे, बता दूंगा। सॉल्व कर लिया किसी ने? कर रहे हैं? समझ में आ रहा है या मुझे बताना पड़ेगा? नहीं सर, कर रहे बस। कर रहे हैं, ठीक है। टेक योर टाइम, नो इशू। मतलब 90+ स्टूडेंट से ज्वाइन करते हैं, क्लास खत्म होते होते 80+ हो जाते हैं। कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्लास में। हाँ, जिसका सॉल्व हो जाएगा वो आंसर बताएगा कि क्या आंसर आता है। सर 3.18 sin ओमेगा t minus 100 degree। I is equal to 3.18 sin of omega t minus 100 डिग्री। यस सर। एक आंसर ये बताया गया। चेक करते हैं सही है या गलत है। बाकी लोग भी एक बार कर लें, सॉल्व कर लें, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। सर 3.18 into 10 की पावर सर -3 ऐसा कुछ आ रहा है। I is equal to 3.18 into 10 की पावर 10 की पावर 3 भी है, -3 नहीं 3 है सर। +3 हाँ +3 साइन ऑफ ओमेगा टी एंगल कितना? 10 की पावर -3 ही आएगा। -3 आएगा। ओके, वो भी लिख देता हूँ मैं। 3.18 into 10 raised to the power -3 साइन ऑफ। ऐसे ही तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ये चार एक और दे दो मुझे इसी में। 0 सर I equals to 3.18 into 10 Sir, I equals to 0.318 0.318 sin omega t minus 100 साइन ओमेगा टी माइनस 100 डिग्री। सी से। ओके, और कोई बताना चाहेगा? I equals to 0.318 sin omega t minus 100 degree। ओके, तो आप लोगों ने सॉल्व किया। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, जो सही आंसर होगा चेक कर लेंगे। ओमेगा की जगह 3.3 हाँ, ओमेगा की जगह 3 मैं लिख देता हूँ। वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 314। ठीक है। v इज इक्वल टू 10 sin 314t माइनस 10 था, तो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन में v इज इक्वल टू 10 sin
314t माइनस 10 डिग्री। चेक कर लेते हैं, यही इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे लिखनी है करंट की इक्वेशन। तो सबसे पहले करंट की इक्वेशन लिखने के लिए हमें पता है कि हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो फेज, अगर मैं करंट की जनरल इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन हो जाएगी I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, हो जाएगी 314t। अब यहाँ पे कुछ एंगल आएगा प्लस या माइनस में, तो पहले उस एंगल को डिसाइड कर लेते हैं। सबसे सिंपल, ड्रॉ द फेजर डायग्राम। वोल्टेज -10 दिया गया है, मतलब वोल्टेज कहीं यहाँ पर दिया गया है। ये 10 डिग्री का एंगल, इस 10 डिग्री के एंगल पे आपको वोल्टेज दिया गया। In the case of a purely inductive circuit, we all know that the current lag the voltage by angle of 90 degree. तो वोल्टेज करंट जो होगा वो वोल्टेज से लैग करेगा किसी एंगल 90 डिग्री से। तो ये टोटल कंप्लीट एंगल जो बन करके आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस कंप्लीट एंगल विल बी द 100 डिग्री। 90 + 10 एंड इट विल बिकम द 100 डिग्री। और ये रेफरेंस लाइन से क्योंकि लैग कर रहा है तो माइनस होगा, तो यहाँ पर एक रिजल्ट तो आ गया -100 डिग्री। तो फेजर डायग्राम से आप सभी लोगों ने बताया -100 डिग्री, यहाँ तक की बात सबकी सही रहती है। अब हमें निकालनी है IM की वैल्यू। तो IM की वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए जो तरीका है वो हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास L दिया गया है, L दिया गया है 10 मिली हेनरी। इट मीन्स 10 × 10⁻³ हेनरी इसकी वैल्यू है। फिर हम निकालेंगे XL। XL इज इक्वल टू 2πf × L। 2 × पाई, f की वैल्यू 50 आ रही होगी क्योंकि सबके पास 314 है। मैं लिख भी देता हूँ, ओमेगा L इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 314। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf की वैल्यू जो दी गई है वो 314 दी गई है। थोड़ा और सिंपल करने की जरूरत ही नहीं है सर, करने की जरूरत ही नहीं है, वही बात है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो ओमेगा L है, 2πfL है, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा L। और ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है, 314 दी गई है। यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू 314 और L की वैल्यू 10 × 10⁻³ 10 × 10⁻³ मतलब 10⁻²। 314 × 10⁻² मतलब डिवाइड बाई 100 हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3.14, यही आना चाहिए। यस सर। यस सर। इसको आप लिख सकते थे, या फिर आप इसको सॉल्व करते 314 10 से मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाता, डिवाइडेड बाई 10⁻³ करते तो 1000 हो जाता। तो 1000 करेंगे, सॉल्व करेंगे तब भी 3.14 ही आएगा। तो वैल्यू आ गई 3.14 वैल्यू। तो 3.14 वैल्यू जैसे ही आपके पास दिस वैल्यू इज एक्सेल वैल्यू, इसको लिख देता हूँ मैं ओम्स में, दिस इज द एक्सेल वैल्यू। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा इक्वेशन जो मैंने लिखी थोड़ी देर पहले, I की इक्वेशन। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V/XL। तो IM की वैल्यू क्या हो जाएगी, VM डिवाइडेड बाई XL वैल्यू, क्योंकि Z है, Z की वैल्यू XL केवल इंडक्टर है। VM की वैल्यू कितनी दी थी हमने यहाँ पर, VM वैल्यू वाज द 10। तो 10 डिवाइड बाई, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा है। अच्छा सही है। डिवाइडेड बाई XL की वैल्यू होगी 3.14, 3.18 आ रहा है। 3.1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.18। यस सर। This is the ampere. Now the equation will be the I is equal to 3.18 Im sin of 314t minus 100 डिग्री। ये आंसर इसका है। यस इसका आंसर सही है, देख लेते हैं सर ऊपर वाला मेरा फर्स्ट वाला, पहला वाला। तो पहला वाला आंसर सही है, ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। तो गलती जो हुई है वो सिर्फ कैलकुलेशन में, +3 -3 वो इंडक्टर की वैल्यू सर, वो सर हाँ, इंडक्टर की वो नहीं ली थी, मिली हेनरी किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया, किसी ने लिया तो +-3 को ठीक से एडजस्ट नहीं किया, तो केवल वहां पे डिफरेंस है। अदरवाइज सबका कंसेप्चुअली सबका सही है, मैथमेटिक्स में थोड़ी सी गलती है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हमने बेसिक RLC सर्किट कवर कर लिए। कल की क्लास में हम RL कॉम्बिनेशन, RC कॉम्बिनेशन और RLC कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ेंगे। तो आज आपके पास न्यूमेरिकल के पार्ट पर 2 चीजें हैं। एक, मैंने आपको 3 वोल्टेज इक्वेशंस दी, V1, V2 और V3 की 3 इक्वेशन लिखी थी। इनका रिजल्टेंट आपको लिखना है, सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिएगा ये इक्वेशन। और दूसरा जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एक सर्किट आया था, ये वाला फर्स्ट यहाँ पर, इसको लेकर के आपको थोड़ा सा देखना होगा। So with these words, I would like to end my today's class. Thank you so much. Those who are having the doubt, they may stay here and they are allowed to ask the queries. And those who don't have any doubt, they may leave the class. And mark your attendance carefully. Okay. So thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. सर Thank you, sir. Sir, thank you, sir. Yes, beta.
सर क्विज में आउट था सर, अभी पूछ लें कि रेमेडियल क्लास में सर? अभी पूछ लीजिए। सर वो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था सर, हाँ। क्या सर वोल्टेज रेशियो दिया हुआ था हाँ 220/110 हाँ हाँ और नंबर ऑफ टर्न्स पूछा था, मतलब N1/N2 का रेशियो। हाँ 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 हाँ। उसका क्वेश्चन मेरे को थोड़ा समझा दीजिए सर उसको। अच्छा, वो अभी ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे समझ में आएगा। उसमें अभी आपको मैं इतना बता देता हूँ कि जो आपको वोल्टेज रेशियो दिया होता है वो हमेशा प्राइमरी डिवाइड बाय सेकेंडरी दिया होता है, मतलब V1 बाई V2 दिया होता है ट्रांसफॉर्मर के सर प्राइमरी साइड का वहां पे सर वोल्टेज। जब हम वही मेरे को डाउट था सर, जब हमने लैब किया था तो लैब में V2/V1 सर ने बताया था कि हाँ, तो वो होता वो है टर्न रेशियो था। देखिए क्वेश्चन और न्यूमेरिक और जो आपका सर। एक्सपेरिमेंट है वोल्टेज उसमें। रेशियो सर वोल्टेज हाँ रेशियो V2/V1 बताया था। हाँ और N1/N2 सर वो टर्न रेशियो होता है, और हाँ N1/N2 इक्वल टू V1/V2 होता हाँ हाँ, है, ठीक है। इक्वल होता है, मतलब मैंने दोनों। क्वेश्चन में वोल्टेज रेशियो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखा। मैंने उसमें लिखा कि ये वोल्टेज दिया गया है और ये वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। तो आपको जब दो वोल्टेज दिए गए, प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज दिया गया, तो उससे एकदम क्लियर होता है कि प्राइमरी वोल्टेज मतलब V1 वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज मतलब V2 वोल्टेज। तो आपका इस फॉर्मूला होता है V1/V2 इक्वल टू N1/N2 होता है। आपसे इसीलिए मैंने क्लियर लिखा था कि N1/N2 निकालो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर भी वोल्टेज रेशियो या टर्न रेशियो करके आंसर नहीं पूछा था। अगर मैं बोलता कि कैलकुलेट टर्न रेशियो, तो आप N2/N1 करते, क्योंकि आप बोलोगे न्यूमेरिकल में लैब में सिखाया गया। बट आई आस्क जस्ट कैलकुलेट द N1/N2। N1/N2 मीन्स द V1/V2, एंड V1 की वैल्यू दी थी, V2 की वैल्यू दी थी, जो प्राइमरी सेकेंडरी उसको डिवाइड करना था। तो दिस इज द डिफरेंस कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। सर अभी भी डाउट है सर। क्वेश्चन ये था सर, द हाँ वोल्टेज रेशियो ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 220/110। हाँ 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 व्हाट विल द टर्न रेशियो N1/N2? हाँ। टर्न रेशियो के लिए N1/N2 लिख दिया ना कि हमें टर्न रेशियो क्या चाहिए, N1/N2 चाहिए, N2/N1 नहीं चाहिए, इसीलिए। तो ठीक है, टर्न रेशियो बेसिकली क्या है आप उसको देखिए। टर्न रेशियो क्या है, जो दो वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स है, उनका आप रेशियो ले रहे हो। तो आप बोलोगे न्यूमेरिकल, जब हमने लैब में तो किया तो N2/N1 सर बताया मैंने गया था, मतलब लेकिन इंटर जब हमने मेंशन कर दिया कि N1। हम्म हम्म हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। जब मैंने सर, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है मैंने, तो सर जब इंटरनेट में सर्च किया तो मतलब V1/V2 जो है N1/N2 के इक्वल होता है वोल्टेज रेशियो, बिल्कुल। नंबर ऑफ टर्न। हाँ। हाँ ये सर यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है वोल्टेज रेशियो दिया हुआ है V1/V2 सर। दिया हुआ है बेसिकली वो। और सर लेकिन वही प्रॉब्लम सर, V1/V2 होता है, लेकिन सर लैब में जब हमने किया तो V2/V1 सर ने बताया था, मतलब लैब में। हाँ सर ने बताया था V1/V2 बताया था। V1/V2 ही होता है वो। ठीक है, मैं चलो सर मैं मेरे थ्योरी पास में स्क्रीनशॉट है सर उसका, थ्योरी पार्ट कोई का। बात नहीं। V2/V1 भी सर ने जो बताया उसमें आप रेफरेंस क्या ले रहे हैं उसको देखना पड़ता है। तो you are taking the reference secondary winding, then will be V2/V1. If you are taking the reference primary winding, then it will be the V1/V2. हम थ्योरी में ट्रांसफॉर्मर कवर करेंगे, मैं फिर सारा क्लियर कर दूंगा उसको, ठीक है। हाँ और इस यही क्लास डाउट के था लिए आप सर, परेशान मत। हाँ इसी वजह से मेरे काफी, क्योंकि सर वहां पे सेकेंडरी को सर पहले ऊपर लिया, नीचे प्राइमरी को लिया सर थ्योरी हाँ, पार्ट में। वो तो उस रेफरेंस बेस पे मेरे को काफी कंफ्यूजन हुआ उस पे रेफरेंस चीज। पे डिपेंड करता है, वो दोनों ठीक है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में मैंने क्लियर सर करने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा डाउट रह गया फिर भी। हाँ बेटा, नेक्स्ट। सर मिड सेमेस्टर में कितना सिलेबस आएगा? जितना पढ़ा देंगे उतना आएगा। यस सर। जितना मैं सर पढ़ा दूंगा। उस आपका मिड सेमेस्टर 3 और 3 ऑफ जनवरी से है ना, तो आपके दिसंबर के लास्ट वीक तक, मतलब नेक्स्ट वीक तक जितना हो जाएगा पूरा आएगा। यूनिट 2 तो खत्म हो ही जाएगी, 3 का भी कुछ स्टार्ट हो सकता है। तो 2 यूनिट तो सर पक्का आएगी, यूनिट 1 और 2। हाँ सर अभी यस। एक डाउट था सर, अभी आपने वो tan थीटा वाला रिजल्टेंट वाला बताया था ना सर, हाँ हाँ, उसमें एक बार वो खोलना सर, उसमें एक डाउट था सर। उसी टाइम पूछा करो बेटा, अभी क्यों। अरे सर वो एक डाउट था हाँ सर, जो हाँ थीटा अपन ने एंगल लिया है सर, tan थीटा वाला, हाँ वो अपन ने जो हाँ। रिजल्टेंट बनाया उसको रेफरेंस लिया है ना सर अपन, इस वो वाले y केस में कंपोनेंट वाले से भी। हाँ सर, उस y कंपोनेंट वाले से भी ले सकते हैं ना सर वो देखो, थीटा एंगल, क्योंकि अपन ने रेफरेंस उसको लिया है नहीं नहीं, रिजल्टेंट को। रेफरेंस से ही लिया जाएगा हमेशा, रेफरेंस से रिजल्टेंट। अगर आपने 10 लिखा तो 10 वाले का भी रिजल्ट, जो 30 डिग्री एंगल है वो रेफरेंस लाइन से है। 20 लिखा उसका भी आपने रेफरेंस लाइन से 60 डिग्री लिखा हुआ है। रिजल्टेंट भी जो आएगा, वो जो एंगल आएगा, वो मैंने सर्किट यहाँ पर जो डायग्राम ड्रॉ किया वो रेफरेंस लाइन से ही आएगा।
तो हमेशा रेफरेंस लाइन मतलब जो एक्स एक्सेस है वही रेफरेंस लाइन, कुछ तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, तो रेफरेंस हमेशा हम एक्स एक्सेस पे लेके चलते हैं रेफरेंस। ओके सर, हाँ ठीक सर, है, हाँ ओके सर, हमेशा रेफरेंस उधर ही लेंगे। थैंक यू सर। ओके यस बेटा। Excuse me, sir. सर अटेंडेंस में सर 20 हाँ। की 14 की 16 की सर इन सबकी शायद क्लासेस नहीं हुई हैं सर। हाँ वो डिलीट हो जाएंगी, परेशान हो तो सब डिलीट हो जाएंगी। Excuse me, sir. हाँ पहले अटेंडेंस वाला केस कर लेते हैं फिर सुनते हैं बेटा आपका। हाँ पूछिए। सर 16 की भी थी की क्लास सर, शायद सर मैं सारी अटेंड करी लेकिन शायद उसकी भी नहीं है। अटेंडेंस नहीं लगी है ये कह रहे हो? नहीं सर वहाँ पे सर शायद क्लास ही नहीं हुई थी। क्लास जो नहीं हुई हैं, जो मैंने क्लास रिशेड्यूल कर दी हैं उनकी अटेंड वो अभी कुछ लोगों ने मार्क कर दी होंगी, कुछ लोगों ने नहीं करी होंगी, कंफ्यूजन रहा होगा, वो अटेंडेंस डिलीट हो जाएंगी। वैसी क्लास हमारे पास, हमारे केस में ऐसी क्लास सिर्फ 1 या 2 हैं। एग्जाम ड्यूटी की वजह से एक क्लास कैंसिल हुई थी और एक क्लास जो हमारी रेमेडियल है वो हमारी कल वाली हुई थी। तो इन दोनों क्लास जो है उनकी अटेंडेंस डिलीट हो जाएंगी और इनकी जो रीशेड्यूल क्लास सैटरडे में है उस दिन में, उस डेट में मैं आपकी अटेंडेंस फिर से ओपन करूंगा, तो आप अटेंडेंस मार्क करेंगे और वही अटेंडेंस काउंट होगी, तो उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। सर 14 और 16 को थी सर, कैंसिल हाँ, जो भी था उसको हम वो मेरे पास नोटेड डाउन है, मैं उसको डिलीट कर दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अटेंडेंस के लिए आप परेशान ना हो। यस नेक्स्ट। संडे को सर कोई क्विज तो नहीं था? हाँ संडे को इस बार नहीं था, नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट टाइम होगा। यस सर, थैंक यू। ओके सर यस सर, जो आपने बताया था कि जो लैब कॉपी होती है उसमें हर पेज पे नाम होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जो आखिरी के मतलब वो साइज थोड़ा बड़ा हो रहा था तो आखिरी के 2 पेजेस पे वो कट गया सर, ऊपर में नाम, चलेगा? ओके हाँ चल जाएगा, ठीक है, कोशिश करिए कि वो आ जाए, है ना। Excuse me, sir. हाँ बेटा पूछिए। सर आपने 13 दिसंबर 13 के बाद के नोट्स और लेक्चर्स अपलोड नहीं किए मूडल पर। क्या बात कर रहे हो? यस सर, नहीं है। नहीं है पक्का? No, sir. हाँ यस सर, मैंने अभी चेक किया। अच्छा तो उसके बाद कि मैं अभी कर देता हूँ, अगर ऐसा है तो, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। यूनिट 2 में सर 13 दिसंबर के रेमेडियल के बाद के नहीं है। एक उसके बाद एक ही क्लास तो हुई है, एक क्लास के मिस हो गए होंगे, है ना, एक क्लास के। चेक करता हूँ, ठीक है, वो वाली क्लास का मैं डाल देता हूँ, चेक कर लेता हूँ। वैसे मैंने डाल दिए थे, देखता हूँ फर्स्ट ईयर 21-22 लेक्चर 5, ये लेक्चर 5 है, 13 के बाद का लेक्चर 5 पढ़ा है ना ये देखिए, ये लेक्चर 5 जो है इसमें मिल जाएगा 15 तारीख वाला। ये डेट को ध्यान मत दीजिए, वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ 15 तारीख को अपलोड किया है, देखिएगा। अदरवाइज मैं एक बार फिर चेक कर लूंगा, कुछ इसके बाद भी रह गया होगा तो मैं आपको डाल दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। यस सर मेरी वो अटेंडेंस नहीं लग पा रही मेरी। रहने तो फिर नहीं लग पाएगा।